हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना अगला टॉपिक। जैसा कि आज सैटरडे है, आज हम लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है टीजीटी यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है। ठीक है, ये चारों दिया है ऑप्शन, इनमें से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है। तो इकेबाना, मोरीबेना, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इकेबाना तथा मोरीबाना दोनों ही जापानी पुष्प सज्जा की शैलियों के अंतर्गत आते हैं। इन पुष्प व्यवस्थाओं में फूलों की गिनती, आकार, रंग तथा संतुलन के आधार पर ही इनका जो है वह नाम है। इकेबाना और मोरीबेना दोनों ही क्या है, दोनों ही जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है। तो देखिए, निषेचन की क्रिया गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या फिर योनि मार्ग में। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, अंडवाहिनी में। देखिए, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। ये एक जोड़ी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी का ऊपरी भाग छालदार कीप नुमा जो है होता है। यह भाग अंडाशय से सटा होता है। अंडाशय से मुक्त अंडाणु झालदार कीप द्वारा अंडवाहिनी में पहुंचता है। वहीं पे क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जनसंचार, समझदारी, साझेदारी या फिर संचार। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों का ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो इस क्रिया को कहते हैं संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन के कितने घटक होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के 5 घटक होते हैं। कौन कौन से? संदेश, पहला तो संदेश, दूसरा है प्रेषक यानी कि जो संदेश देने वाला, तीसरा है माध्यम यानी कि कौन सा माध्यम, कौन से साधनों द्वारा हम अपने संदेश को प्रेषित करते हैं, चौथा है प्राप्तकर्ता यानी कि एक तो प्रेषक है, फिर संदेश देता है, किस माध्यम से देता है और किसको देता है। तो किसको देता है? तो प्राप्तकर्ता को देता है। और पांचवा है प्रोटोकॉल। तो ये पांचों क्या है, संचार प्रक्रिया के प्रमुख 5 घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकालती हैं। ठीक है, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकालती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कशेरु रज्जु में से 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। कितनी? 33 जोड़ियां। मानव शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। इसे कशेरु दंड भी कहते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यह शरीर के लिए आधार का कार्य करता है। कौन सा? मेरुदंड या फिर मेरुरज्जु, जिसे कि हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरु रज्जु या फिर तंत्रिका तंत्र। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, कशेरु रज्जु जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि ना तो हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में होती है, ना तो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और ना ही हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आँख से जब आँख में जब कुछ भी कीड़ा घुसने लगता है तो हम लोग फट से अपनी पलकें झपका लेते हैं। तो इसकी सूचना क्या मस्तिष्क तक पहुंच पाती है? नहीं। ये क्या है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आती है। न तो यह ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगी और न ही अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और यह कहाँ से निर्धारित होती है? तो यह निर्धारित होती है कशेरु रज्जु से। ध्यान से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण या फिर विसरण। तो देखिए, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। ठीक है, कैसे? ऐसे राउंड घूमता है, सेंटर में रहता है और राउंड की तरफ इस तरीके से जो है वह घूमता है। तो ये क्या है, अपकेंद्रण सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़वीय बल या फिर छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी क्या है, यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि सेंटर से जो है बल किधर की तरफ लगाती है, तो बाहर की तरफ ये बल लगाती हैं। तो इस तरीके का कोई भी औजार या मशीन अगर हम इस्तेमाल करते हैं और पूछा जाए कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह सिद्धांत पर अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्रदान में प्रदाता यानी कि डोनर जो होता है, वह आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। यानी डोनर के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, आंख के कौन सा भाग का प्रयोग किया जाता है? आइरिश, लेंस, रेटिना या फिर कॉर्निया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, कॉर्निया। नेत्रदान में डोनर के आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्निया का
प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में प्रदाता यानी कि डोनर की आंख के कॉर्निया भाग का प्रयोग किया जाता है। आंख की बाहरी परत सफेद व अपारदर्शक होती है। नेत्र कोटर से बाहर की ओर उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। रेटिना सबसे अंदर की तंत्रिका संवेदी परत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनलिन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो घेंगा। ध्यान से सुनिएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो और घेंगा से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला। ठीक है, तो गला घेंगा से प्रभावित होता है। और ध्यान दीजिए कि जो थायरॉक्सिन यानी थायराइड ग्रंथि होती है वह कहाँ होती है? वह हमारे गले में ही होती है। तो थायराइड ग्रंथि से ही क्या निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि क्या है? यह थायरॉक्सिन मानव के गले में स्थित थायराइड ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन है। हमारे रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि यहीं से आयोडीन ग्रहण करके थायरॉक्सिन तथा आयोडोनाइथोरिन नामक हार्मोन का संश्लेषण कर उन्हें स्रावित करती है। थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, अतः इसे उपापचय नियंत्रक भी कहा जाता है। किसे? थायराइड ग्रंथि को उपापचय नियंत्रक भी कहा जा सकता है। और आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग जो है वह होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? हैमिंग, पाइपिंग, डॉट या फिर असम के कच्चे टाँके। तो उभार और ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाकों में किसका? डॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैमिंग टाँके को तुरपन करना भी कहते हैं, यानी तुरपन को क्या कहते हैं? हैमिंग टाँका भी कहते हैं। असम कच्चा टाँका सबसे शीघ्र होने वाला सिलाई का टाँका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखिए, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन तीसरा चरण है। गृह व्यवस्था के 3 प्रमुख पद अथवा सोपान होते हैं। एक तो नियोजन, नियंत्रण और फिर क्या होता है? मूल्यांकन। ठीक है, तो गृह व्यवस्था के ये पद एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये पद एक के बाद एक स्वतः ही आते रहते हैं। अगर हम नियोजन करते हैं, फिर उसके बाद नियंत्रण करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मूल्यांकन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं क्या? लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, औरेव पट्टी या फिर चौकोर पट्टी। जो लोग सिलाई करते होंगे उनको बहुत ही अच्छे से पता चला होगा। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए औरेव पट्टी का यूज किया जाता है पाइपिंग की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्तन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में या फिर अपने परिवर्तन के 7वें सप्ताह में? आंसर है हमारा मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह यानी 1 महीने में क्या करने लगता है? स्पंदन करने लगता है। भ्रूण अवस्था की अवधि 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव के शक्ल की हो जाती है और शरीर के मुख्य अंगों का भी निर्माण जो है वह इसी अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो रोगों का अध्ययन यानी कि कौन सा रोग हुआ है इसका अध्ययन हम लोग पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि फल, फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने और पुष्प उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है क्या है? तो रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट और आंतरिक कला। तो गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा आंतरिक कला है। आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताएं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की क्या है? यह कला है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है क्या पाया जाता है? तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर उपयुक्त में से तो कोई नहीं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? वसा नहीं, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज लवण। ध्यान दीजिएगा, खनिज लवण और विटामिन जो है हरी सब्जियों और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं जैसे वसा, दूध, पनीर, घी, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों के तेल, सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। और प्रोटीन देखिए दाल, सोयाबीन, मटर, दूध, मांस, मछली, अंडे में पाया जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट चुकंदर, मीठे गन्ने, चावल, आलू, गेहूं, मक्का आदि में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जबकि हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? विटामिन और
खनिज लवण। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस की वीडियोज़ जो आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।